एटीएस ने महाराष्ट्र में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर पनवेल कोर्ट में पेश किया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें एक को औरंगाबाद से तो 3 को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया। पनवेल से गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट देखिए आप। जो संगठन पर पाबंदी के बावजूद गुप्त बैठक कर रहे थे, जैसे ही एटीएस को इसकी भनक लगी, जांच एजेंसी ने छापा मारकर इन्हें दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में 2 संगठन के अधिकारी बताए गए हैं। इनके अलावा एटीएस ने मध्य प्रदेश के संभाजी नगर से भी पार्टी के 3 राज्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले समन्वयक को गिरफ्तार किया। लेकिन इन गिरफ्तारियों से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए सारी बातें करती है। यही नहीं, बर्क ने पीएफआई को मुस्लिमों का सियासी संगठन तक बताकर संस्था पर लगाई गई पाबंदी को गलत ठहराया। बात यही खत्म हो जाती तो गनीमत रहती। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जब बोलना शुरू किया तो सियासी फायदे के लिए अपनी सीमाएं लांघते नजर आए। पहले तो उन्होंने मुसलमानों को डराने के लिए पीएफआई पर पाबंदी लगाने का इल्जाम बीजेपी पर मढ़ा, जिसके बाद उन्होंने देश का माहौल खराब करने का जिम्मेदार आरएसएस को ठहरा दिया। यही नहीं, बर्क ने दबे सुर में आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग कर डाली। तो आज तक कभी आरएसएस पर तो बैन नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना। आरएसएस पर बर्क ने गंभीर आरोप लगाए तो जवाब मिलने में भी देरी नहीं हुई। भक्त संगठन है, एक राष्ट्र विरोधी संगठन है, तो ये तुलना कराना हमें लगता है कि वो उनको इन संगठनों के बारे में या ज्ञान नहीं है। बर्क के बयान पर सियासी घमासान तय है। और बेंगलुरु में मैजेस्टिक इलाके में मेट्रो की एक दीवार गिरने से कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा और शहर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और इस वजह से नमा मेट्रो परिसर की दीवार गिर गई और ये दीवार सीधे वहीं पार्क कई गाड़ियों पर जा गिरी, जिससे ईंट और दीवार के ऊपर लगी फेंसिंग भी गाड़ियों पर गिर पड़ी। कई कार के ऊपर लोहे की फेंसिंग गिरी नजर आई। एक कार के ऊपर दीवार का कुछ हिस्सा गिरने से शीशा टूट गया। इस कार का बोनट भी पूरी तरह से दब गया। इसकी चपेट में एक 2 पहिया वाहन भी आया। आज सुबह से यहाँ पर लगातार जो प्रशासन है वो इस जगह को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं हादसे में कई और कार के शीशे टूट गए और ये सब हुआ पिछली कई दिनों से जारी बारिश की वजह से। Because of the heavy rainfall which we are seeing in Bangalore, at least for the last 5 days, every day rain is coming. हादसे की वजह से 12 कार और 2 बाइक को नुकसान पहुंचा। मेट्रो का कहना है कि भारी बारिश के बाद गीली मिट्टी का दबाव दीवार पर कुछ ज्यादा हो गया और इसी वजह से यह हादसा हुआ। तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिन बेंगलुरु में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बुधवार को बेंगलुरु की सड़क पर कई बाइक पानी में बहती दिखी है और भारी बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिस वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ये तस्वीर शिवाजी नगर इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि एक कार का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। वहीं दूसरी ओर एक जगह पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बाइकें इसमें बहती दिखी। कुछ लोग अपनी अपनी बाइक को पानी से निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान एक शख्स हेलमेट पहनकर अपनी बाइक खींचता नजर आया। इस पानी में लोगों के घरों का सामान और गंदगियां भी बहती दिखी। लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक शख्स अपने बच्चे को कंधे पर उठाकर ले जाता दिखा। इलाके के लोग घुटने भर पानी में आ जा रहे थे। भारी बारिश के बाद कई घरों और बेसमेंट में भी पानी भर गया। और बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। वो केवल 45 दिन तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने कहा कि उन्होंने महाराजा चार्ल्स को बता दिया है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त ब्रिटेन से सामने आ रही है, जहां महज 45 दिन की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, 45 दिनों तक अपने इस पद पे बनी रही। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने महाराजा चार्ल्स को पहले ही बता दिया है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है ब्रिटेन से, जहां ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस का इस्तीफा। सिर्फ 45 दिनों तक वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के पद पर रही। हालांकि ब्रिटेन में देखिए अभी इकोनॉमी बहुत उथल पुथल है। 45 दिनों के भीतर ही यहां लीज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ गया। I came into office
at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I came in. तो देखिए, एक हफ्ते में लगातार ये दो मंत्रियों के इस्तीफे हैं। लीज ट्रस ने सिर्फ 45 दिन के भीतर ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री सिर्फ ब्रिटेन की ये 45 दिनों के लिए रही। हालांकि उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम स्टेप लिए गए हैं, पार्टी की तरफ से ये डिसाइड किया गया है। लेकिन इस वक्त ब्रिटेन में सिर्फ देखिए, सबसे बड़ी खबर, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई थी कि नए प्रधानमंत्री के रूप में लीज ट्रस ब्रिटेन को कहां लेकर के जाती हैं, इकोनॉमी कैसे दुरुस्त करती हैं, इससे कैसे बाहर निकालेंगी देश को, क्योंकि इकोनॉमी लगातार दिनों दिन गिरती चली जा रही है। लेकिन लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया और अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि यह देश हित में फैसला लिया गया है। तो लीज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद अब उन्हीं पार्टी के नेता सांसद ऋषि सुनक के पीएम बनने की संभावना प्रबल हो गई है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब कोई भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। आपको बता दें कि हैम्पशायर में पैदा हुए ऋषि सुनक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा ली और इसके बाद अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए इन्होंने किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश से की थी, जिसके बाद वो राजनीति में आए और पहली बार साल 2015 में यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद बने। ऋषि सुनक लगातार वहां के सांसद रहे। पिछले साल सुनक रिचमंड सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए, यानी कि 2 बार लगातार। ब्रिटेन के वित्त मंत्री और आवास मंत्री का कार्यभार संभालने के अलावा उन्होंने बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार कैंपेन में भी अहम भूमिका निभाई। ऋषि सुनक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनकी शादी साल 2009 में नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई थी। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बार फिर 2 हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया गया है, जिनकी मां ने आरोप लगाया कि पुलिस इस बारे में एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। जबकि इन लड़कियों को दिन दहाड़े 3 लोगों ने अगवा किया। इनकी मां ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपहरणकर्ताओं का मुकाबला नहीं कर पाई। हिंदू खातून का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के अगवा और पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान मीडिया ने अगवा की गई लड़कियों में से एक का निकाहनामा दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की कि ये अपनी मर्जी से गई थी और धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम शख्स से निकाह कर लिया। आज न्यूज ने हिंदू लड़की के इस्लाम कबूल करने और निकाह की दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। दस्तावेज में वाज़ेह लिखा है कि मैं अपनी मर्जी और बगैर दबाव के इस्लाम कबूल कर रही हूँ। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक लड़की ने अपना नाम बदलकर ज़ैनब रख लिया है और जाहिद हुसैन नाम के शख्स से शादी कर ली है। हालांकि दूसरी लड़की कहाँ है, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। वैसे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन कराना आम बात हो चुकी है। सिंध सरकार ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई थी, लेकिन ये उच्च स्तरीय समिति हिंदू लड़कियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में नाकाम रही, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। तस्वीरों में रोती नजर आ रही इस लड़की का नाम चंदा है, जिसे 2 महीने पहले शमन मक्शी नाम के शख्स ने अगवा कर लिया था। इसे पाकिस्तान के हैदराबाद से अगवा किया गया था और इसकी बरामदगी हुई कराची से। आज ही पुलिस ने कराची में छापा मारकर लड़की को बाजियाब करा लिया है। ताहम लड़की के बयान के मुताबिक उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। न सिर्फ चंदा का अपहरण किया गया, बल्कि उसका धर्म परिवर्तन कर एक मुस्लिम शख्स से शादी करा दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान कहता है कि उसके देश में अल्पसंख्यक महफूज हैं। और इस दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को सबसे बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से पहले 75,000 नौजवानों को नौकरी का तोहफा देंगे। शनिवार 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नौजवानों से जुड़ेंगे और उनको नौकरी की चिट्ठी सौंपेंगे। ये नौकरियां केंद्र सरकार के तहत आने वाले रक्षा, रेलवे, गृह और श्रम मंत्रालय में दी जाएंगी।
इसके अलावा अर्धसैनिक बल, सीबीआई, कस्टम और बैंकिंग सेक्टर में भी नौजवानों को नौकरी की चिट्ठी दी जाएगी। केंद्र सरकार के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद भी अलग अलग शहरों से वर्चुअली जुड़ेंगे। जम्मू में आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। जम्मू में राजस्व विभाग ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अभियान के तहत कमिश्नर ऑफिस के पास बनाए गए कई अवैध ढांचे गिराए गए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद कई रास्तों को बंद करना पड़ा। कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाले रास्तों पर यातायात बंद कर दिया गया है। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद मेट्रो स्टेशन की दीवार गिरने से कई गाड़ियां तबाह हो गई। बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर अब 500 रुपए का जुर्माना नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार ने जुर्माना वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर डीडीएमए ने सरकार को नरमी बरतने का निर्देश पहले ही दे दिया था। ब्राजील के अमेज़न जंगल में लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। इस साल औसत से कम बारिश होने के कारण अमेज़न नदी पर भी सूखे का खतरा मंडराने लगा है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, दोनेत्स्क और लुहांस्क में मार्शल लॉ लगा दिया है। जबकि खेरसोन को पूरी तरह से खाली कराने की योजना पर काम कर रहे खेरसोन से रूस हर रोज करीब 10,000 लोगों को बाहर निकालेगा। अगले 6 दिनों में लगभग 50 से 60,000 लोगों को निकाला जाएगा, जिन्हें निप्रो नदी के तट और रूस के कुछ इलाकों में रखने की योजना है। पिछले दिनों खेरसोन को रूसी क्षेत्र बताने के बाद से ही यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए रूस की सेना को करीब 20 से 30 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया था। ऐसे में रूस को डर है कि अगर समय रहते बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यूक्रेन खेरसोन पर दोबारा कब्जा कर सकता है। लिहाजा पुतिन के नए कमांडर खेरसोन को खाली कर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और यही नहीं, यूक्रेन को सबक सिखाने और युद्ध में तेज करने के लिए रूस ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसकी कमान रूस के प्रधानमंत्री के हाथों में होगी। इसका ऐलान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सदस्यों को टेलीविजन पर संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि स्थानीय प्रशासन यानी सेना को और ज्यादा शक्तियां देनी होंगी। यही नहीं, उन्होंने खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, दोनेत्स्क और लुहांस्क के गवर्नरों को सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत भी दी। Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер. वहीं रूस की ओर से खेरसोन में कार्यवाहक गवर्नर बनाए गए व्लादिमीर साल्दो ने पुष्टि की है कि वो रूसी फौज को अपनी सारी शक्तियां सौंप देंगे। और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुबई में दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी ने दुबई में 1350 करोड़ रुपए की एक हवेली खरीदी है। ये प्रॉपर्टी दुबई के सबसे पॉश इलाके पाम जुमेरा बीच पर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी ये प्रॉपर्टी कुवैत के अरबपति मोहम्मद अल शाया से खरीदी है। दुबई में ये मुकेश अंबानी की दूसरी महंगी प्रॉपर्टी है। कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी के लिए 663 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने जनसंख्या विस्फोट को लेकर के चिंता जताई है और इस पर नीति बनाने की मांग की है। प्रयागराज में आरएसएस के एक कार्यक्रम में दत्तात्रेय ने इस मुद्दे को उठाया। और चीन ने एक बार फिर अपने आतंक प्रेम का परिचय दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद पर शिकंजा कसने की भारत और अमेरिका की मुहिम को झटका दिया है चीन ने, और इस बार उसने हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का बचाव किया है। चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए तलहा सईद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी, जबकि तलहा सईद मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा है। वो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक्टिव सदस्य है। वो लश्कर तैयबा के लिए आतंकियों की भर्ती करता है, फंड इकट्ठा करने और भारत पर हमले की साजिश रचता है। अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों पर हमले का प्लान बनाता है और इसी साल अप्रैल में उसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया था।
पिछले 2 दिनों में ये दूसरी बार है जब चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की भारत और अमेरिका की कोशिश में अड़ंगा डाला है। इससे पहले वो लश्कर तैयबा के आतंकी शहीद महमूद का भी इसी तरह बचाव कर चुका है। दिल्ली एनसीआर में बदलते मौसम के साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके आज सुबह स्मॉग की चादर में लिपटे नजर आए। वहीं AQI लेवल 200 के पार यानी कि खराब श्रेणी में रहा। कर्नाटक के मंगलुरु में एक कंपनी ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बिना धुआं और बिना आवाज करने वाले पटाखे बनाए हैं। वहीं इस्तेमाल के बाद इन पटाखों को मिट्टी में डालने से सब्जियां उगाई जा सकती हैं। झारखंड के गढ़वा में सुरक्षा बलों ने नक्सली ठिकाने से बड़ी संख्या में IED बम बरामद किए। पुलिस टीम ने 2 बंकरों में छिपाई गई कई किलो विस्फोटक सामग्री भी बरामद की। भारत की रक्षा चुनौतियों के बारे में बात करते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने स्वदेशी हथियारों को जरूरी बताया। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य में युद्ध भारतीय हथियारों से ही लड़े जाएंगे। रूस के ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ईरान पर ड्रोन सप्लाई करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि ईरान ने रूस को ड्रोन बेचकर आतंकवाद का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ बद्रीनाथ दौरे के लिए तैयारियां करीब पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 6ठी बार भगवान केदार और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसे में दिवाली के ठीक पहले प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के काम ने जोर पकड़ लिया। मंदिर को करीब 5 क्विंटल गेंदे के फूल से सजाया गया। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। हालांकि अचानक शुरू हुई बर्फबारी से न केवल बद्रीनाथ में ठंड बढ़ गई बल्कि इंतजाम में लगे लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई। कार्यक्रम के मुताबिक जब पीएम बद्रीनाथ पहुंचेंगे तो 10 मिनट तक पूजा पाठ करेंगे। में भगवान की पूजा, संकल्प, इसके अतिरिक्त भगवान की मूर्तियों का परिचय हम वहाँ पे कराएंगे। पीएम मोदी के बद्रीनाथ दौरे को देखते हुए वहां पहुंचे आस्थावानों में भी उत्साह दिखा। मोदी जी से आशा करते हैं कि जैसे जैसे वे आते जाएं और हमारे इन हिंदुत्व के चारों धामों को डेवलप करते जाएं। शिव भक्त मोदी के दौरे को लेकर भक्तों का उत्साह लाजमी है। चूंकि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, इसीलिए इसे लेकर के राज्य सरकार भी उत्साहित है और पूरी तैयारियों पर सरकार के स्तर पर नजर रखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले पहाड़ों की गोद में बसे बद्रीनाथ धाम की तैयारियों का जायजा लेने एक दिन पहले खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने पूजा अर्चना तो की ही, साथ ही यहां के उन विकास कार्यों की भी समीक्षा की जिनका शिलान्यास या लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। चूँकि इस बार भी प्रधानमंत्री करीब 3,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की नींव रखने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पहुँचे भक्त खासे उत्साहित दिखे। और मोदी जी ने जो यहाँ डेवलपमेंट किया है हमारे उत्तराखंड में, और आने चलते चलते और जो डेवलपमेंट होता जा रहा है वो हमारे यात्रियों के लिए ही हो रहा है सब। बद्रीनाथ के साथ ही प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम भी जाएंगे। शुक्रवार को ही सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ जाएंगे, लेकिन उससे पहले उनका केदारनाथ धाम जाने का कार्यक्रम है और इसी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बद्रीनाथ धाम की ही तरह केदारनाथ धाम को भी फूलों से सजाया गया। फूलों से लद करके केदारनाथ धाम की सुंदरता देखते ही बन रही है। एक विशेष आकर्षण इस बात का है कि कल देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद केदारनाथ धाम में उनका 2.5 से 3 घंटे का कार्यक्रम है। सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले बाबा केदार की पूजा करेंगे। इसके बाद केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास से लेकर के शंकराचार्य की समाधि और आस्था पथों पर निरीक्षण करेंगे, जिसे लेकर आम लोगों से लेकर अफसर तक उत्साहित दिखे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कल यहाँ पे एक से केदारनाथ को कनेक्ट करेगा। निश्चित रूप से इन तीर्थों का कायाकल्प हुआ है। अमेरिका के ओरेगॉन में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां हाईवे पर 7 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बताया यह भी गया कि भारी धुंध की वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से पहले 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई और फिर पीछे से आ रही है दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। देखते ही देखते हाईवे पर गाड़ियों का ढेर लग गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई गाड़ियां पलट गई, जबकि कई एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। इन गाड़ियों में 20 ट्रक भी शामिल थे, जिनकी टक्कर से छोटी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा।
Big layer of fog, and all of a sudden the cars in front of me were all stopped, so I swerved over. I was in the fast lane. I swerved over and got out of it, hit the brakes, and the gal behind me did the same thing too, so we didn't collide with anybody. हादसे के बाद सड़क पर गाड़ियों का मलबा और तेल फैल गया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस और राहत बचाव की टीम पहुंची, जिसने घायलों को अस्पताल भिजवाया। साथ ही हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को हटाकर ट्रैफिक शुरू करवाया गया। और पाकिस्तान के कराची में रहने वाली 2 साल की अमायरा खान को भारत के अस्पताल में नई जिंदगी मिली। पाकिस्तान के क्रिकेट कमेंटेटर सिकंदर बख्त की ये बच्ची एक बेहद ही गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन भारत में इलाज के बाद इस बच्ची की सेहत में सुधार है। 2 साल की अमायरा बेहद दुर्लभ मानी जाने वाली बीमारी म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस से पीड़ित थी। पाकिस्तानी डॉक्टरों ने अमायरा की मां शदफ खान को अपनी बच्ची का इलाज भारत में कराने की सलाह दी। पाकिस्तान वालों ने भी जब ये बोला कि नहीं तुम सही जगह पर हो, जिसके बाद शदफ अमायरा को इलाज के लिए बेंगलुरु के नारायण हेल्थ केयर हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां अमायरा का इलाज डॉक्टर सुनील भट्ट ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए किया। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि बच्चा अभी ठीक है और उसका जो 4 महीने हो गए ट्रांसप्लांट का जो उसका प्राइमरी प्रॉब्लम है वो अब इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। अमायरा को उसके पिता ने ही बोन मैरो डोनेट किया। नारायण हेल्थ केयर अस्पताल ने हाल ही में 2000 मरीजों का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए करने का एक कीर्तिमान बनाया है। अमायरा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए 4 महीने हो गए और अब वो ठीक हो रही है, लेकिन अमायरा को जो बीमारी म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस यानी कि MPS थी, इसके क्या लक्षण हैं हम आपको बताते हैं। दरअसल म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस होने पर शरीर का एक एंजाइम गायब हो जाता है। उस एंजाइम की कमी की वजह से रोगी के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। आंख और मस्तिष्क समेत कई अंगों के कामकाज की क्षमता प्रभावित होती है। रोगी के हड्डियों का आकार बदल जाता है। इस बीमारी से पीड़ित अधिकांश बच्चे 19 वर्ष की उम्र तक विकलांग हो जाते हैं और अधिकांश अपने जीवन के दूसरे दशक में मर जाते हैं। केजरीवाल कैबिनेट में शामिल होने से पहले राजकुमार आनंद विवादों में फंस गए हैं। राजकुमार आनंद के घर के बाहर कुछ लोग पटाखे जलाते दिखे। बुधवार को राजकुमार आनंद को केजरीवाल कैबिनेट में शामिल करने का ऐलान हुआ था, जिसके बाद राजकुमार के घर के बाहर जश्न शुरू हो गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, बधाई देने वालों का तांता लग गया। इसी दौरान राजकुमार आनंद के घर के बाहर कुछ लोग पटाखे जलाते दिखे। पटाखे जलाने का ये वीडियो बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और दिल्ली सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। राजकुमार आनंद के घर के बाहर लाखों के पटाखे जलाए जाते हैं। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में पटाखे चलाने पर 200 रुपए जुर्माना से लेकर 6 माह जेल तक की सजा हो सकती है। अब कांग्रेस कह रही है कि झूठ बोलना आम आदमी पार्टी की आदत है। यही लोग कस्में खाते थे कि हम फ्लैट में रहेंगे, बंगलों में रहते हैं, कस्में खाते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। और केजरीवाल सरकार के नए नवेले मंत्री राजकुमार आनंद के घर के बाहर आज सुबह भी पटाखों के जले हुए कुछ टुकड़े दिखाई दिए। अब बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रही है और राजकुमार आनंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रही है, क्योंकि दिल्ली के पटेल नगर इलाके में राजकुमार आनंद के घर के बाहर पटाखे जलाने के सबूत अब देश के सामने हैं। अगर उनके आवास के बाहर जो सड़क है उस पर देखेंगे तो आपको थोड़े बहुत निशान अभी भी उन जले हुए पटाखों के टुकड़े आपको जरूर नजर आ जाएंगे। हालांकि जब पटाखे जलाने के बारे में राजकुमार आनंद के घर के बाहर मौजूद गार्ड से पूछा गया तो उसने ऐसी किसी बात से साफ इनकार कर दिया। नहीं जलाए गए पटाखे, बच्चे जलाते हैं छोटे। फिलहाल केजरीवाल सरकार की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, जिसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। कोई करैक्टर नहीं है, ये गिरगिट टाइप के लोग हैं। इस बीच दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्सव मनाने के और भी तरीके हैं। ये याचिका बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दायर की है। और पीएम के दौरे से पहले अयोध्या में खास सजावट की जा रही है। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं उसके बाद पीएम मोदी सरयू घाट पर आरती में भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में सरयू घाट को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह केदारनाथ पहुंचेंगे। पीएम मोदी कल बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। पीएम के दौरे से पहले मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ को लॉन्च किया। मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। कर्नाटक के रामनगर में राशन कार्ड पर ईसा मसीह की तस्वीर दिखी, जिसको लेकर के विवाद शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने राशन कार्ड के जरिए लोगों पर ईसाई धर्म थोपने की कोशिश का आरोप लगाया। ये फोटो राशन कार्ड के पिछले पन्नों पर छपे हुए हैं और फोटो के नीचे न्यू पुष्पा स्टूडियो डोडा अलनहली छपा हुआ है। मामला कनकपुरा के डोडा अलनहली गांव का है, जो राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार का पैतृक गांव है। यहाँ के कई राशन कार्ड पर इस तरह की तस्वीर पाई गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है। हिंदू संगठनों ने इसे धर्म परिवर्तन की एक साजिश बताते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। ನಮ್ಮದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ। ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? शिकायत मिलने के बाद अब जिला प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। नाइजीरिया में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। एक दशक की सबसे भयानक बाढ़ में 600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 14 लाख से अधिक लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाना पड़ा है, जिसकी तस्दीक करती है रिवर स्टेट से आई ये तस्वीरें। चारों तरफ पानी भरा है और लोग अपना जरूरी सामान लेकर भाग रहे हैं। लोगों के घर बार डूब गए हैं। गली मोहल्लों में पानी ने डेरा जमा लिया है, जबकि सड़क पर आए सैलाब में 2 ट्रक भी फंसे हुए दिख रहे हैं। नाइजीरिया के 32 राज्य पिछले 12 सालों में आई सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे हैं। 82,000 से अधिक घर नष्ट हो चुके हैं, जबकि 2,72,000 एकड़ कृषि भूमि तबाह हो चुकी है। पहले से भुखमरी का सामना कर रहे नाइजीरिया में चावल की कीमतों में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि नाइजीरिया की सरकार का मानना है कि वो ऐसी बाढ़ के लिए तैयार नहीं थी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी तेज कर दी गई है। लाखों की संख्या में दिए बनकर के तैयार हो गए हैं और इस बार पूरे अयोध्या में 17 लाख और राम की पैड़ी पर 15 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, जिसके लिए लाखों की संख्या में दिए बनकर तैयार हो गए हैं, जिसे अयोध्या में राम की पैड़ी पर सजाया जाएगा। कल से ये काम शुरू कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो दिए हैं जिनसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। साथ में सुंदर झांकियां भी निकाली जाएंगी। इन सुंदर झांकियों के जरिए पूरी रामायण को दर्शाया गया है और ये अभी तैयारी की जा रही है। अयोध्या में 22 से 24 अक्टूबर तक कई देशों की रामलीला का भी मंचन होगा। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रॉयल्स रॉयस ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है और रॉयल्स रॉयस ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के मॉडल को स्पेक्टर नाम दिया है। दरअसल फुल चार्ज होने पर यह कार एक बार में 520 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। ये कार सिर्फ 4.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी पकड़ सकती है और इसमें 576 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन लगा है। कंपनी का दावा है कि इस कार को परखने के लिए इसे 25,000 किलोमीटर चलाकर देखा गया था। जानकारी के मुताबिक इस कार की कीमत भारतीय रुपए में करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए है। तो रॉयल्स रॉयल्स का कहना है कि 2023 के आखिर तक इस कार की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। आर्यन खान ड्रग्स केस से सुर्खियों में आए एनसीबी के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को चिट्ठी लिख करके शिकायत की है। वानखेड़े ने अपनी शिकायत में कहा कि ज्ञानेश्वर सिंह के इशारे पर उनके परिवार को परेशान किया गया। यही नहीं, उनके खिलाफ सबूत जमा करने के लिए गवाहों को मारा पीटा जाता था और उनके खिलाफ बयान देने के लिए गवाहों को मजबूर किया जाता था। जिसके बाद एनसीएससी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले की जांच करने की तैयारी कर ली। कमीशन ने एनसीबी को उनकी एसआईटी के सबमिट किए गए रिपोर्ट की कॉपी और संबंधित दस्तावेज 15 दिन के भीतर जमा करने के लिए कहा है। दरअसल ड्रग्स ऑन क्रूज मामले की जांच कर रहे एनसीबी के विशेष जांच दल ने कुछ सप्ताह पहले अपनी सतर्कता रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें एनसीबी के 7 से 8 अधिकारियों के संदिग्ध व्यवहार की ओर इशारा किया गया था। इंग्लैंड के लैंगडेल में कुछ लोग जेट सूट पहन करके पहाड़ी इलाके में आयरन मैन की तरह उड़ान भरते दिखे, जो खराब मौसम में एयर एम्बुलेंस सेवा पहुंचाने की ट्रेनिंग का हिस्सा थी। ब्रिटेन की ग्रेट नॉर्थ एयर एम्बुलेंस सर्विस इस टेस्टिंग में शामिल हुई और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के बनाए जेट सूट के साथ खराब मौसम में उड़ान भरी गई।
पैरामेडिकल टेस्टिंग की ये उड़ान पहली बार तेज हवाओं और बारिश के बीच करवाई गई ताकि पहाड़ों पर फंसे लोगों तक जल्द मेडिकल सुविधा पहुंचाई जा सके। 2017 में तैयार इस जेट सूट के सबसे नए वर्जन में दोनों हाथों पर 2 मिनी जेट इंजन हैं और 3 इंजन पीछे लगे हैं। इस जेट सूट के साथ 12,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर 136 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा जा सकता है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई डॉक्टर उड़कर मरीज के पास पहुंच जाए और इससे इमरजेंसी में मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल तक लाने का समय बचे। इससे पहले सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में भी इसका परीक्षण हुआ था, जब समंदर के ऊपर सैनिकों के साथ इस जेट सूट से उड़ान भरी गई थी। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीप से संबंधित सवाल पूछने पर छात्र भड़क गए। छात्रों ने इस तरह के सवाल को बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के सपनों के खिलाफ बताया और दावा किया गया कि बैचलर ऑफ वोकेशनल के सेमेस्टर 2 के प्रश्न पत्र में जानबूझकर बीफ से जुड़े सवाल पूछे गए। जो प्रश्न पत्र सामने आए उसमें पूछा गया कि बीफ क्या है, इसका वर्गीकरण करें और इसे बनाने की विधि क्या है। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कपितय विधर्मी लोग हैं, जिन लोगों ने आबो हवा खराब करने की कोशिश करी है। सुधीर जैन जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए हैं, तब से लगातार हिंदू विरोधी और हिंदू सांस्कृतिक जो प्रतीक हैं उन पर कुठाराघात हो रहा है। पहले विरोध करने वाले छात्रों ने कोर्स कोऑर्डिनेटर और प्रश्न पत्र में सवाल डालने वाले शिक्षक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रशासनिक लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जल्द कार्रवाई का, जो भी प्रोफेसर इसमें जुटी हो, जो भी उन पर त्वरित कार्रवाई। हालांकि छात्रों की आपत्ति के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि वोकेशनल कोर्स के तहत 2 कोर्स हैं, जिसमें कैटरिंग टेक्नोलॉजी और होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। इसी वजह से ये सवाल पूछे गए, जिस पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया। इस सफाई के बावजूद गोवंश की रक्षा के लिए अभियान चलाने वाले महामना की धरती पर ऐसे सवाल पूछा जाना छात्रों को मंजूर नहीं। और पटना में पुलिस ने अवैध पटाखों को जब्त किया। पटना में पुलिस ने अवैध तरीके से घर में रखी गई पटाखों की खेप को जब्त किया। बिक्री के लिए लाए गए पटाखों को बिना लाइसेंस घर में रखा गया था। गाजियाबाद में एक सोसाइटी की 16वीं मंजिल पर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। गनीमत की बात ये रही कि समय रहते घर में मौजूद महिला और बच्ची को बाहर निकाला गया। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के पनवेल से एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बैन के बावजूद ये लोग गुप्त बैठक कर रहे थे। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में कटाव के कारण कई घर गंगा में बह गए। भागलपुर में बीते कई दिनों से हो रही बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक महिला ने पुलिस से बहस के बाद पुलिस अधिकारियों पर मधुमक्खियां छोड़ दी। जानकारी के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद पुलिस महिला को घर खाली करने का नोटिस देने पहुंची थी। तभी महिला ने मधुमक्खियों के छत्ते को टटोलना शुरू कर दिया। दिल्ली और एनसीआर की हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब की कैटेगरी में पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद भी किसान खेतों में पड़ी पराली जला रहे हैं। ये तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है। किसानों की दलील है कि उनके पास खेतों में पराली जलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं हरियाणा के कैथल में प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए किसान रात में ही पराली जला रहे हैं। रात में जलाई गई पराली से सुबह देर तक धुआं उठता दिखाई दिया। उधर हरियाणा के ही फतेहाबाद में खेतों में पराली जलाए जाने की खबर मिलते ही प्रशासन की एक टीम फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर पहुंची और जलती पराली को बुझाने में जुट गई। प्रशासन की टीम को देखते ही पराली जला रहे किसान वहां से भाग निकले। पंजाब और हरियाणा के खेतों में जल रही पराली का धुआं दिल्ली तक पहुंचने लगा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ साथ आंखों में जलन की शिकायत होने लगी है। भी हवा में पॉल्यूशन दिख रहा है, आंखों में भी थोड़ी सी जलन सी महसूस हो रही है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में पूरे दिन धूल भरी धुंध छाई रही, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है और इसीलिए प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का दूसरा लेवल लागू कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में AQI का लेवल 301 से 400 के बीच पहुंच गया है। जैसे ही AQI का लेवल 300 के ऊपर जाता है, वैसे ही ग्रैप का दूसरा लेवल लागू हो जाता है।
ग्रैप 2 लागू होने पर डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। हालांकि मेट्रो, रेलवे और अस्पताल जैसी इमरजेंसी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। इस दौरान सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी से चलने वाले जनरेटर सेट चलाए जा सकते हैं। साथ ही खुले में कोयला और कचरा जलाने, तंदूर जलाने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक बर्फ से ढके नजर आए इलाके। बुधवार को कश्मीर के निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई, तो वहीं घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में 6 से 7 इंच तक बर्फबारी हुई, जिसके बाद कश्मीर को पुंछ और राजौरी से जोड़ने वाले मुगल रोड को बंद कर दिया गया। अचानक हुई बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां इस रोड पर फंस गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गाड़ियों के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया। दक्षिण कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी के बाद इस रोड पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है। बताया जा रहा है कि पीर पंजाल रेंज में करीब 2 फीट बर्फ गिरी, जिसके बाद सड़क से लेकर पहाड़ तक सभी बर्फ से ढके दिखाई दिए। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग इलाके में भी बुधवार को भारी बर्फबारी हुई। यहाँ बुधवार को शुरू हुआ बर्फबारी का सिलसिला आज सुबह तक जारी रहा। गुलमर्ग में सुबह तक 1 इंच तक बर्फ गिरने के बाद मैदानी इलाके पूरी तरह सफेद चादर जैसे दिखने लगे। वहीं लोगों के घरों और रिजॉर्ट की छतों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आने लगी। बर्फबारी के बाद कश्मीर में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर सन्नाटा दिखा। उत्तरी कश्मीर के तंगधार और गुरेज भी बुधवार देर रात तक बर्फबारी जारी रही। वहीं सोनमर्ग में बर्फबारी का सिलसिला सुबह तक जारी रहा, जिसके बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक कई इंच बर्फ जम गई। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ बर्फ से ढक गए। ठंड बढ़ने की वजह से लोगों ने यहां घरों से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा। ताजा बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी में पारा गिर गया है। गुलमर्ग समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कल से मौसम में सुधार होने की उम्मीद जताई है। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में अगले 7 से 10 दिनों तक किसी भी बड़े हिमपात की कोई आशंका नहीं है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से केदारनाथ धाम में तापमान 1 डिग्री के पास पहुंच गया है। हालांकि कड़ाके की ठंड के बावजूद बाबा केदार के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ अब भी देखी जा रही है। बर्फबारी की वजह से मंदिर से लेकर के सड़कों तक बर्फ ही बर्फ हर तरफ नजर आ रहा है। फिलहाल केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं पूरी तरह से रोक दी गई हैं। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से इसमें परेशानी भी हो रही है। पर्यटन स्थलों में बर्फबारी होने से पर्यटक खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर का हाल तो आपने देख लिया, अब दूसरे राज्यों के मौसम का हाल कैसा रहेगा ये भी जान लीजिए आप। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। उत्तराखंड में 1-2 जगह हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 2-3 दिनों में बारिश के साथ बर्फबारी की आशंका है। अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी हल्की बारिश की आशंका है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एक मस्जिद के इर्द गिर्द आग लग गई और तेज लपटें उठती नजर आई और भीषण आग से घिरा मस्जिद का गुंबद देखते ही देखते धराशायी हो गया। मस्जिद का गुंबद गिरते ही आसपास धुएं का गुब्बार उठ गया और भयंकर आग के बीच ग्रैंड मस्जिद का गुंबद ढहता चला गया। आसपास अफरा तफरी मच गई, लोगों के चीखने की आवाजें भी सुनाई दी। गुंबद के गिरने से पहले मस्जिद के आसपास आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था। जैसे ही गुंबद धराशायी हुआ, आसमान में काफी ऊंचाई तक धुएं का गुब्बार छा गया, जिसके बाद फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। आग को काबू करने के लिए दमकल की करीब 10 गाड़ियां पानी की बौछार करती नजर आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक सेंटर में उस वक्त मरम्मत का काम चल रहा था, जबकि इससे पहले भी एक बार मस्जिद की मरम्मत के दौरान गुंबद आग लगने की वजह से गिर गया था। जकार्ता में हुए इस हादसे में अब तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, तो ये भी पता नहीं चल पाया कि आग लगी कैसे।
कानपुर में जल बोर्ड की पाइपलाइन में रिसाव हो गया। कानपुर में जल बोर्ड की पाइपलाइन में रिसाव के बाद सड़क पर गड्ढा बन गया। पाइपलाइन में रिसाव से कई घरों के पानी की सप्लाई ठप हो गई। वहीं सड़क पर गड्ढा होने की वजह से यातायात को बंद करना पड़ा। झांसी के मदरसे में पहली बार रोजगार मेला लगाया गया। इस रोजगार मेले में 300 अभ्यर्थी शामिल हुए और छात्रों को भर्ती करने के लिए 7 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में डीजल से भरा टैंकर हादसे का शिकार होकर पलट गया, जिसके बाद मुफ्त का डीजल पाने के लिए लोग टैंकर पर टूट पड़े। किसी भी अनहोनी की फिक्र करे बिना लोग तेल लूटते नजर आए। मेरठ के एक डॉग शो में चाउ चाउ ब्रीड का डॉग आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये डॉग -30 डिग्री सेल्सियस में रहने के आदी होते हैं। ऐसे में जब ये डॉग मेरठ के कृषि मेले में डॉग शो में हिस्सा लेने पहुंचे तो हर किसी की नजरें इसी पर टिक गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी के सांसद अनिल फिरोजिया अपने वजन की वजह से सुर्खियों में हैं। फिरोजिया का कहना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7 महीने पहले उनको वजन घटाने का चैलेंज दिया था, जिसके बाद अनिल फिरोजिया ने फिटनेस को अपना मूल मंत्र बना लिया और वजन घटाने में जुट गए। फिरोजिया ने अपने डेली रूटीन में रनिंग, एक्सरसाइज और योगा को शामिल किया। अनिल फिरोजिया रोज सुबह 5:30 बजे उठकर दौड़ लगाने लगे। गर्म पानी, दालचीनी का गर्म पानी पीना, उसके बाद थोड़ा सा उपमा जो है वो उपमा के रूप में मैं नाश्ता लेता हूँ। अनिल फिरोजिया के मुताबिक 7 महीने पहले उनका वजन 130 किलो था, जिसे घटाने के लिए उन्होंने खान पान की आदतों में भी बदलाव किया। फिरोजिया की लाइफस्टाइल में ये बदलाव 7 महीने पहले तब आया जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनके संसदीय क्षेत्र उज्जैन के दौरे पर पहुंचे, जहां बतौर स्थानीय सांसद अनिल फिरोजिया ने उनकी आगवानी की। उज्जैन में हाईवे के शिलान्यास के दौरान नितिन गडकरी ने अनिल फिरोजिया के बढ़ते वजन का भी मुद्दा उठाया और कहा कि कुछ वर्ष पहले तक उनका वजन फिरोजिया से भी ज्यादा था, लेकिन अब उनका वजन 93 किलो है। अब मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है। गडकरी ने मंच से ही कहा कि अगर फिरोजिया अपना वजन कम कर लेंगे तो वो उनकी हर बात मानेंगे। गडकरी ने कहा कि हर 1 किलो वजन घटाने पर वो केंद्र सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए की रकम विकास कार्यों के लिए देंगे। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा। 1 किलो के पीछे 1000 करोड़। गडकरी के इस चैलेंज को फिरोजिया ने गंभीरता से लिया और वजन घटाने की मुहिम में जुट गए। उनकी इस मुहिम का नतीजा भी सामने आया। लगातार रनिंग और एक्सरसाइज की मदद से फिरोजिया ने अपना वजन काफी कम कर लिया है। 7 महीने पहले अनिल फिरोजिया का वजन 130 किलो था, अब उन्होंने अपना वजन घटा करके 98 किलो कर लिया है। फिरोजिया अब भी लगातार रनिंग और एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि वजन और कम कर सके। इस बीच नितिन गडकरी ने भी फिरोजिया से किया अपना वादा निभाया और उज्जैन में विकास कार्यों के लिए 2300 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। साथ ही नेशनल हाईवे के लिए भी 6000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी गई है। और श्रीलंका के बट्टी कलावा में एक लंगूर एक व्यक्ति के पार्थिव शरीर के पास बैठा दिखा। उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी और आसपास लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन लंगूर बिना हिले उस व्यक्ति के पार्थिव शरीर के पास बैठा रहा। लंगूर बार बार उसे छू रहा था, चेहरे पर हाथ फिरा रहा था, ठीक वैसे जैसे कोई किसी को नींद से जगाने की कोशिश करता है। इंसान और जानवर की दोस्ती की अनोखी तस्वीर श्रीलंका के बट्टी कलोआ की है। लोगों ने बताया कि लंगूर की इस व्यक्ति से गहरी दोस्ती थी। वो रोज खाना खाने और खेलने के लिए गाँव में इस व्यक्ति के घर आया करता था। मंगलवार को इस व्यक्ति की मौत हो गई और रोज की तरह उस दिन भी लंगूर अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ परिवार के लोग दिखे जो शव को घेर कर बैठे थे। लंगूर भी शव के पास जाकर बैठ गया। वो बार बार उसे चूम रहा था और पार्थिव शरीर पर चढ़ाई गई फूल मालाओं को हटाने की कोशिश कर रहा था। लंगूर ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि अब उसका ये दोस्त इस दुनिया में नहीं है और ये उसकी आखिरी मुलाकात है। सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बंदरों की शैतानी के वैसे तो कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बंदर की शैतानी एक शख्स के लिए परेशानी बन गई। मजे मजे में ये बंदर गाड़ी की नंबर प्लेट ही निकाल ले गया। अपने मालिक को मेकअप करते देख इस बिल्ली का भी मेकअप करने का मन करने लगा। वायरल वीडियो में बिल्ली पहले इशारा करती है और फिर अपने मालिक को उसे भी मेकअप लगाने के लिए कहती है।
ये दावत खास तौर पर इन डॉग्स के लिए रखी गई है, लेकिन इस दावत में भी अनुशासन है। इनके सामने खाना रखा हुआ है, लेकिन जब इनके मालिक ने सीटी बजाकर इन्हें खाने की इजाजत दी, तभी इन सब ने खाना शुरू किया। पानी के अंदर मगरमच्छ को बेहद खतरनाक जानवर माना जाता है, लेकिन इस शख्स की माने तो इस मगरमच्छ के साथ कुछ अलग ही दोस्ती है। वायरल वीडियो में वो मगरमच्छ के साथ डांस करता नजर आ रहा है। हालांकि यह मगरमच्छ असली है या नकली, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है।